अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स विद लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो नावल लेकर आई इसका नाम है मेरे मेहरबान और इसकी राइटर है कोमल अहमद। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को नावल को लाइक लाजमी कर दिया करें और मेरी सेहत के लिए थोड़ी सी दुआ करते हैं। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो अब इस नावल को शुरू करते हैं। मैडम, ये आपकी रसीद। खुशशक्ल हैंडसम सेल्समैन ने लापरवाही से परांदा हिलाती नीली आंखों वाली लड़की को मुस्कुराकर कहते जानबूझकर अपनी तरफ मतवज्जो किया। वजह कुछ खास ना थी, वही मर्दों के पुराने हथकंडे। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। मरवा ने चूक कर बिल देखा। 4,500 रुपये। बिल देखकर मरवा सेल्समैन को खा जाने वाली नज़र से देख रही थी, जैसे इसने मरवा की शान में कोई गुस्ताखी सरजद कर दी हो। निकाल सारी चीज़ें, बिल मैं खुद बनाऊंगी, मरवा ने लगी पिटी रखे बिना कहा। सेल्समैन हड़बड़ाकर मुंह खोले खूबसूरत लड़की का झालाना लबो लहजा देखने लगा। पीछे से एक कम उम्र लड़के ने टोक कर कहा, मैम, ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ कंप्यूटराइज बिल बनता है। हम लोग बेईमान नहीं हैं। आपको क्या शक है? आपसे सिर्फ वही रकम वसूल की जा रही है जिनकी आपने शॉपिंग की है। लड़का गुस्से में लग रहा था। रसीद बनाने वाले नौजवान ने हाथ उठा के लड़के को मजीद बोलने से रोका। मरवा ने हूँ कहकर सेल्समैन को हटाया। वो जाने की शहर में एक तरफ हट गया। अपने बड़े से काले बैग से नोटपैड और पेन निकाले। मरवा ज़मीन पर बैठकर आलती पालती मारकर किसी माहिर पंसार की तरह चीज़ों को देखते तेज़ी से रकम लिखने लगी। लोगों के लिए ये एक तमाशा था, मुफ्त का तमाशा। बहुत से जवानों ने मरवा की बेवकूफ़ी को इंजॉय किया तो चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करने में मसरूफ़ हो गए। अचानक मरवा चहकर उठी और बेतकल्फ़ी से सेल्समैन को नोटपैड दिखाने लगी। देखा, मैं ना कहती थी इतना बिल नहीं बन सकता। मेरे पूरे 15 रुपये ज़्यादा मांग रहे थे। खसमान खान कंप्यूटर, मैं तो कहती हूँ इस कंप्यूटर की जगह मुझे रख लो। बिजली की बचत और हिसाब भी दुरुस्त। मरवा गोया सदमे से धाड़ी और दाद तलब नज़रों से हाजरीन को देखा। आखिर कारनामा भी तो हैरत अंगेज था किया था। दाद क्यों ना वसूलती? अगर मरवा अपनी देसी पंजाबी ज़ुबान को ताला लगाती या अपना पंजाबी हुलिया बोल्ड कर लेती तो पाकिस्तानी लोग इसे अंग्रेज़ कहकर पुकारते। वो किसी को भी आसानी से धोखा दे सकती थी, मगर वो थी ना अपने नाम की एक पेंडू। मरवा की इस बेसाख्ता जलील करने वाली हरकत पर सेल्समैन ने दांत पीसे और लड़की की अकल पे मातम करते बोला, मैडम, ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे शॉपिंग बैग का बिल लिया गया है। लफ्ज़ चबा चबा कर बहुत जता कर अदा किए गए थे, जैसे वो कहना चाह रहा हो बेईमानी नहीं की। मरवा ने मासूमी से अपनी नीली आंखें पटपटाई और हाजरीन को देखकर बोली, उफ, इतना बड़ा मॉल और शॉपर के लिए भी पैसे लेते हैं। हुई माँ, बेचारे भूखे लोग। चलो ये 15 रुपये टिप दी। वही पेंडू लबो लहजा जलील करने वाली हरकत गोया मरवा बीबी ने मॉल में कदम रंजा फरमा कर एहसान अजीम किया हो। 3 बार थूक लगाकर पैसे गिनने के बाद मरवा ने लठमार अंदाज में पैसे देते सेल्समैन को सबसे नज़र बचाकर आंख मारी। सेल्समैन हड़बड़ा उठा। आइंदा किसी खूबसूरत लड़की को घूरने से पहले सोच लेना। अगर तो वो पंजाब से हुई तो गाली भी ऐसी देगी जिसका मतलब गूगल भी ना जानता हो। मरवा की बात पर मोइस का मुंह खुले का खुला रह गया। पढ़े लिखे सुलझे हुए लबो लहजे में नरमी और सख्ती के इम्तजाज से कहे गए अल्फाज मोइस को ये समझाने के लिए काफ़ी थे वो वेल एजुकेटेड लड़की थी और सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। चंद पल के लिए वो मरवा को घूरने पर शर्मिंदा हुआ, फिर यकदम मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरे। पंजाबी लड़की, वो ज़रे लब जाने क्यों बोल उठा, सर आप रहने दें, हम देख लेंगे। लड़के ने मोइस को कहा। मोइस चौंका और अपनी अकल पे लानत मलामत करता पीछे हट गया। वो यहाँ का ओनर होकर जानबूझकर सिर्फ मरवा को देखकर यहाँ आया था और इसके जाने के बाद वहीं जमकर रह गया था। मरवा मामा ने दफ्तर की फाइलों पर मरवा मामा ने दफ्तर की फाइलों में सर खपाती मरवा को 5वीं बार हिलाया।
जी फरमाइए। मरवा ने कॉफर से सर उठाए। वह जानती थी माँ क्या कहने वाली है। क्यों करती हो इतनी मेहनत? तुम्हारे बाबा का हिस्सा लेंगे तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मरवा ने गुस्से से माँ को देखा, फिर बहुत जब्त करते हुए सख्त होकर पूछने लगी, कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा मामा? जिन लोगों ने अब्बू से रिश्ता ख़त्म कर दिया था वो लोग हमें हिस्सा देंगे? वो भी अब्बू के बाद? नामुमकिन। मामा, ऐसा करना खुद को जलील करने के मुतरादिफ है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। आपकी और मेरी हर ज़रूरत जब पूरी हो रही है तो मसला क्या है? डैड के कर्ज हैं, रफ्ता रफ्ता वो भी चुका दूंगी। मगर जिन रिश्तेदारों की आप बात कर रही हैं, इनसे तो सिर्फ एक चीज़ मिल जाए मुझे काफ़ी है, वो है मेरी आज़ादी। मरवा ने तड़क कर कहते फाइलें उठाई और अंदर चल दी। वो गोया साबित कर रही थी कि वो इसी खानदान का खून है। जिसने इसे नहीं अपनाया तो वो इनको अपनाने को तैयार ना थी। मगर दरमियान में जुड़ी एक कमज़ोर सी कड़ी इसका निकाह, जो बचपन में ही हादसाती तौर पर हो चुका था, वो इसे भी ख़त्म कर देना चाहती थी। गोया इस खानदान से कोई रिश्ता, कोई तवक्को रखनी ही ना हो। मामा से आसमान को देखकर हाथ उठा के दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। वो बहुत मासूम और अनजान है। समझती है अकेली जी लेगी, मगर मुझे मौत की आहटें आती हैं। मौला, अपनी इज्जत नफ्स गिराकर मुझे मरवा को वहाँ भेजना होगा। मैं जानती हूँ ये ज्यादती है, गलत है, मगर मैं जानती हूँ वो लोग मरवा को मोहब्बत ज़ोर देंगे। ये इन्हीं का खून है। आखिर कब तक मेरे किए की सज़ा मरवा को दे पाएंगे? मेरी मदद कर मालिक। मामा ने दुआ ख़त्म की और किचन में जाकर सबसे ऊंची शेल्फ पर रखी एक देचकी देखी। स्टू रखे उन्होंने उतारते इसमें से एक डायरी निकाली। कुछ पुराने जुड़े सफ़ात उलटते पुलटते वो वहीं छुपकर एक नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। अचानक मरवा की मामा की दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मोइज़, ध्यान कहाँ है? ठीक से खाओ बेटा, दादू ने प्यार से कहा। मोइज़ ने सर हिलाया, फिर मोबाइल पे मगन हो गया। दादू ने तासुर से सर हिलाया। मोइज़, तुम अपना ध्यान नहीं रखते। अगर बेटा तुमने ऐसे ही रहना है तो क्या ख्याल है तुम्हारी दुल्हन को ले आए? बीवी से डांट पड़ेगी तो मोबाइल से नज़र हटाकर कुछ खा पाओगे। मेरी बहू आ जाए, फिर देखती हूँ कैसे अपना ख्याल नहीं रखते। दादो खफा हुए। ये एक टॉपिक था जिस पर मोइज़ कोई बात करना या सुनना पसंद नहीं करता था। मोइज़ ने सख्ती से लब बिंचे और नाश्ता छोड़कर बोला, आप कुछ भी कर लें दादो, मेरा फैसला वही होगा जो पहले था। मैं आपकी पोती से शादी नहीं करूँगा। मेरी शादी होगी तो सिर्फ हीरा के साथ। मैं इसे अपने लिए मुंतखब कर चुका हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। अपना फैसला सुनाकर वो चेयर घसीट कर उठा और बाहर को निकल गया। दादी ने पीछे से आवाज़ लगाई, मोइज़, वो सिर्फ मेरी पोती नहीं, वो तुम्हारी बीवी भी है। इसका मुझसे ज़्यादा तुमसे रिश्ता है। जिस दिन वो हिसाब मांगने आ गई तुम्हें ही आगे करूँगी। और अगर रोज़े क़यामत मेरे बेटे ने अल्लाह के सामने मुझसे सवाल किया तो तुम्हारा गिरेबान सामने करूँगी। वो बहुत मुश्किल में मोइज़ वो बहुत मुश्किल में मोइज़, तुम अच्छे नहीं कर रहे। बिना इसे मिले इसे जाने तुम बिला वजह इससे बदगुमान हो। आखिर तक दादो की आवाज़ भीग चुकी थी। अगर ऐसी बात है तो ले आए उसे, देखते हैं कौन किसका गिरेबान पकड़ता है। मोइस खुफी से कहता बाहर निकल गया। सुबह से न जाने क्यों दिल बैठा जा रहा था। रात एलिजाबेथ के फ़ोन ने इन्हें दिलाकर रख दिया था। सुबह से 12 इस नंबर पर कॉल कर चुकी थी जिससे एलिजाबेथ ने पहली और आखिरी बार इन्हें फ़ोन करके अपनी जानलेवा बीमारी का बताकर मरवा को ले जाने का कहा था। मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। पहले ही इस ताल्लुक़ को मजबूत करने में बहुत देर हो चुकी थी। अब मज़ीद देर करके वो अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। जो भी हुआ वो माजी का किस्सा था। एलिजाबेथ इनके लाडले बेटे की मोहब्बत और मरवा इसकी इकलौती निशानी थी। वो ड्राइवर से गाड़ी निकलवा कर वो सफ़ा देखने लगी जिस पर एलिजाबेथ का बताया एड्रेस लिखा था। मामा, मरवा ने बेजान पड़ी माँ को हिलाया। नर्स ने तासुफ और हमदर्दी से मरवा के कमज़ोर शाने पे हाथ रखा। मिस मरवा, सॉरी टू से बट शी इज़ नॉट मोर। नर्स ने मामा के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाकर पैर के अंगूठे बांधे और कागजात की ज़रूरी चारा जोई करने लगी। मरवा ने सदमे से माँ के सफ़ेद बेदाग चेहरे को देखा जिस पर अब सिर्फ सुकून ही सुकून था, जिस पर हर सू एक तहरीर रकम थी कि उन्होंने फिर मरकर फिर से अपनी मोहब्बत पा ली। वो इसी के पा चली गई थी। मोम, यू
کانٹ ڈو دس، یہ چیٹنگ ہے، چیٹر ہیں آپ، میرا اس دنیا میں اکلوتا رشتہ ہے، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ موم اوپن یور آئیز، آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ مروہ بھوکی شیرنی کی طرف ماں پر جھپنے لگی، کبھی شکوہ کرتی کبھی واسطے ڈالتی، مگر وہ کب جانتی تھی وہ تو مروہ کی ضد سے تھک کر ہار چکی ہے۔ کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے الزبتھ کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا۔ مروہ چیختی چلاتی میت کے پیچھے بھاگی۔ اچانک سے اسے ایک زوردار چکر آیا اور وہ محلے کی ایک عورت کے ہاتھ میں جھول گئی۔ رو رو کر تھک چکی تھی، گزری رات اس کے دامن میں یتیمی کے بعد اب تنہائی ڈال گئی تھی۔ اللہ کی بنائی بھری دنیا میں اکیلے رہ جانے کے خیال سے وہ خوف سے نچڑ چکی تھی۔ اپنے کمزور اور لاغر ہاتھوں سے ذکیہ بیگم نے گاڑی کا دروازہ پکڑا اور الزبتھ کے بتائے پتے پر پہنچ چکی، مگر وہاں موجود ہجوم ان کو ٹھٹکا گیا تھا، اس لیے وہ گاڑی کے پاس رک کر آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ کسی عورت کو روک کر انہوں نے ایڈریس پوچھا۔ جی یہ تو انہی کے گھر کا پتہ ہے جو آج صبح فوت ہو چکی ہیں۔ عورت نے تعصب سے ذکیہ بیگم کو دیکھ کر اطلاع دی۔ کیا الزبتھ گزر گئی؟ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی، آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ کون الزبتھ؟ جی مروہ کی ماں کا نام تو فاطمہ ہے، وہ صرف شکل سے انگریز لگتی ہے مگر تھی وہ مسلمان۔ عورت نے بتا کر اپنی راہ لی۔ ذکیہ بیگم سر پکڑ کر کھڑی تھی کہ جس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر وہ سالوں بیٹھی رہی وہ گویا تھی ہی نہیں۔ اپنے شکست خورد قدم اٹھاتے ہوئے اب وہ مروہ کو ممتا کا تحفظ دینے اندر داخل ہو رہی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ زمین پر گری لڑکی کو عورتیں ہوش دلانے میں مصروف تھی تو کچھ منہ پر کپڑا رکھے صرف دیکھ رہی تھی۔ مروہ دادوں نے اسے پہچاننے میں چند سیکنڈ لگائے۔ ایمبولینس کا نمبر ملاتے وہ صرف اس توڑ اور جوڑ میں مصروف تھی کہ جب مروہ ہوش میں آئے گی تو اسے کیسے منا کر لے جانا ہے۔ صبح دادوں سے ہونے والی منہ ماری کی وجہ سے وہ آج دیر سے گھر آیا تھا۔ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ آتے ہی شاور لینے گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی نے سردی میں اسے راحت بخشی تھی۔ بنا کسی بھی چیز پر غور کیے معیز سردی سے تھرتھراتا اپنے نرم گرم بستر میں گھس چکا تھا۔ ابھی آنکھ لگنے ہی والی تھی جب کوئی نرم گرم چیز اس کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چور! معیز کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ ایک ہاتھ سے چور کی کلائی تھامے دوسرے ہاتھ سے لیمپ جلاتے ساتھ ہی معیز کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ تم؟ معیز کو پہچاننے میں 1 منٹ لگا۔ یہ وہی پنجابن تھی جو ہفتہ بھر پہلے معیز کو شاپنگ مال میں گھوڑنے پر سبق سکھا کر گئی تھی۔ مروہ کی وحشت اور خوف سے کھلی نیلی آنکھیں دیکھ کر معیز تیزی سے بستر سے اترا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معیز نے ایک چور نظر کمرے کے دروازے پر ڈالی جیسے کسی کے آ جانے کا خدشہ ہو، مگر مروہ اپنی وحشت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وقت ہرن کے اس بچے کی طرح تھی جس کی ماں کو شیر چیر پھاڑ کر کھا چکا ہو۔ میں مروہ، 2 لفظوں میں اپنا تعارف کروا کر وہ معیز کو سمجھا چکی تھی کہ وہ یہاں اس کے بستر پر کیوں کر سو رہی ہے، کس نے اسے یہاں بھیجا ہوگا۔ ایک دم معیز غصے سے اس کی طرف بڑھا اور سختی سے مروہ کی کلائی تھام کر اسے بستر سے نکالا۔ گیٹ آؤٹ! گیٹ آؤٹ! معیز نے غصے سے گھبرا کر کہا۔ مروہ ایک دم کسی چڑیا کی طرح سہم گئی۔ دادوں نے گو کہ آج پورا دن معیز کے بارے میں بتا کر سب کچھ سمجھا دیا تھا، مگر اس وقت وہ سب بھول کر ڈر چکی تھی۔ دادوں کی سکھائی پڑھائی سب بیکار گئی تھی۔ وہ ہمت کا دامن چھوڑنے لگی۔ کچھ معیز کو پہچان کر وہ مزید سہم گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اسی کے مول میں جانتے بوجھتے شرارت کر چکی تھی۔ ایک طرف ماں کی جدائی، گھر بدر ہونا، دوسری طرف شوہر کی بے رخی تھی۔ یکدم مروہ کے اندر سوئی انا جاگی۔ وہ اسے گھسیٹ کر نکال رہا تھا۔ مروہ نے معیز کو دھکا دیتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوائی۔ ڈونٹ ایور ٹچ می فلرٹ مین! خالص انگریزی لب و لہجے میں کہتی ہوئے اس وقت معیز کو سچ میں انگریز لگی۔ آخر تھی نہ وہ انگریز ماں کی بیٹی، جس بات کا معیز سمیت تمام خاندان والوں کو غصہ تھا، جس بات کا تو انہیں وہ بچپن میں ہی ادا کر چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے یا اس گھر میں رہنے کا شوق ہے۔ تم کسی بھول میں مت رہو۔ مجھے دادوں زبردستی لائی تھی اور جب مجھے اس کمرے میں رہنے کا بولا تو میرے علم میں یہ بات نہیں ڈالی گئی یہ تم جیسے مردود کا کمرہ ہے، ورنہ میں یہاں رہنا تو دور تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ مروہ نے رک کر اپنی چپل پہنی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر لیا۔ کمرے سے نکلتی وہ پلٹی اور معیز کو آئینے کی طرف انگلی کر کے بولی، یہ جو دیوار گیر آئینہ تمہارے کمرے میں لگا ہے، اس میں ایک بار اپنی شکل دیکھ لینا۔ اس قدر بد کرداری کے فوار برس رہے ہوں
मुंह न मत्था जिन पारो लथा। मरवा का आखिरी जलील करने वाला पंजाबी मुहावरा मोइज का चैन तबाह कर गया। वो चली गई तो मोइज ने अपनी शक्ल आईने में देखी। अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल को वो क्या कह गई थी। मोइज बिस्तर पर गिरा तो किसी तौर पर चैन नहीं आया। एक हफ्ते पहले जिस लड़की को हुस्न का मुकम्मल पैकेज समझकर छेड़ रहा था वो इसकी मनकूहा थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राह चलता कोई भी मर्द इसे छेड़ना पसंद करता, यानी मेरे अलावा और लोग भी इससे आगे मोइज की कनपटियां सुलग गई थी। वो एक ही चीज़ सोचना नहीं चाहता था, मेरी बिलास से मुझे ज़िंदगी हीरा के साथ गुजारनी है। मोइज ने सख्ती से खुद को याद दिलाया, मगर मरवा जैसी बीवी को देख लेने और इस तरह इसकी नफरत का इजहार सुन लेने पर अब नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। दादो नमाज पढ़ने के लिए जागी तो मरवा को पहले से जागता देखकर हैरान हुई। इतनी सुबह कैसे उठ गई। दादो ने जाय नमाज पर बैठी मरवा को प्यार किया। मरवा ने लठमार अंदाज अपनाते दादो का हाथ अपने सर से हटाते उठकर जाय नमाज तय किया। मैं वापस जा रही हूँ। अब मैं बेहोश हूँ या मरूँ, मेरे पीछे मत आइएगा। और अपने पोते से कह दे मुझे तलाक चाहिए और मेरा जो भी हक महर है मैंने इसे खरात में माफ़ किया। मरवा का लबो लहजा मोइस को बेइज्जत करने वाला था। वो इसे हकीकत जानकर खुद को सुकून पहुंचा रही थी, मगर दादो जानती थी वो सदमे से चूर है और नाइंसाफ़ी दादो की तरफ से हुई थी तो खामोशी से सुनती रही और मरवा का गुस्सा हक पर था। अगर मरवा के पेरेंट्स ने सबकी मुखालफत पर शादी की थी तो इस बेचारी का क्या कसूर था जो हर रिश्ते को तरस गई थी। और फिर वो बचपन का हादसा, वो क़यामत खेज मंजर जो मरवा को भुलाए ना भूलते, जिसके बाद मोइस को इसका सहारा बना दिया गया, ऐसा सहारा जिसे खुद भी लाठी की ज़रूरत थी। अकेली कैसे रहोगी मरवा। दादो ने मोहब्बत से इसे देखा। मरवा को देखकर इनकी आंखें जाने क्यों ठंडी होती जा रही थी। इस कदर खूबसूरत पोती से क्यों कर मुंह मोड़ती रही थी। पहले भी तुम पहले भी तो तमाम उम्र अकेली रही हूँ, अब क्या बदल गया दादो। आपको क्या लगता है मामा मुझे अपने डैड के घर लेके जाती थी? नहीं दादो, वो भी तो आपकी तरह मामा से नाखुश थे। डैड जब तक थे इनका रिश्ता आपसे था, आपने मामा और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मामा के डैड और बहन भाइयों ने मामा से मिलना तो नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे वहाँ भी किसी ने मेरे डैड के साथ एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए अकेलेपन की बात मत करें दादो, मैं तमाम उम्र अकेली तन्हा रही हूँ। आपने कल मुझे कहा वो आएगा, मुझे देखकर बदल जाएगा, मुझे अपना लेगा, मगर जानती हैं मोइज ने मुझे रात दिक्कत देकर अपने कमरे से निकाल दिया। ना सिर्फ निकाला बल्कि वो तमाम रात ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेता रहा है। मैं यहाँ सर्दी में बैठी मोइज की तस्बीह को सुनती रही हूँ। कुछ नहीं बदलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ मुझे डिवोर्स ले दें और जाने दें। मरवा ने दादो के सामने हाथ जोड़े। मरवा, मैं जानती हूँ वो बुरा है, मगर इसे मोहब्बत से बदला भी तो जा सकता है। तुमने सोचा वहाँ अकेली तुम्हारी क्या ज़िंदगी होगी। तुम्हारी ना सिर्फ इज्जत और जान को ख़तरा होगा बल्कि अकेली औरत की कोई इज्जत भी नहीं होती। मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी तुम्हारा इस घर में रहना, तभी ये बंधन जुड़ा। क्या तुम इसके लिए भी एक बार कोशिश नहीं कर सकती? दादो ने मरवा के हाथ थामे। मरवा बाप का नाम सुनकर पिघल गई। वो बदतमीज नहीं थी, सिर्फ हालात ने इसे सख्त बना दिया था। ठीक है, मगर मैं रहूंगी कहाँ? मैं इस जाहिल के कमरे में हरगिज नहीं जाऊंगी, मरवा ने नरमी से कहा और दादो बेसाख्ता मुस्कुराई। अभी मरवा को आए कुछ ही दिन गुजरे थे। दादो के सिवा सबका लहजा इससे पहले पह रूखा फीका था, फिर सब नॉर्मल हो गए। कोई ख़ास अहमियत या नफरत जैसा रवैया मोइस के अलावा किसी ने ना अपनाया था। आहिस्ता नाश्ता करो मरवा बच्चे। दादो का आजकल सारा प्यार मरवा के लिए था। मरवा ने नफ़ी में सर हिलाकर मुंह साफ किया, कमरे से बैग ला के कंधे पर डाला। अच्छा दादो, शाम में लेट आऊँगी, वो उजलत में बताकर निकलना चाहती थी। कहाँ जा रही हो बेटा? दादो ने हैरत से पूछा। नाश्ता करते मोइस का ध्यान मरवा की तरफ था। कान इनकी तरफ लगाकर बज़ाहिर वो नाश्ते में ऐसे मगन था जैसे ये दुनिया का सबसे ज़रूरी काम हो। पहले यूनिवर्सिटी जाऊंगी, दोपहर में एकेडमी में पढ़ाना है, शाम में कॉफ़ी शॉप की जॉब है। मरवा की तफसील पर सब के कांटे और छुरियों की आवाज़ बंद हो गई। सब हैरानगी से मरवा को देख रहे थे जो बेनियाजी से किताबें चेक कर रही थी। तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना मरवा, काम पर जाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी कफालत के लिए हम जिंदा हैं।
दादो शर्मिंदा हुई। मरवा एकदम चौंकी। इसने नजर उठाकर दादो को देखा। मैं यहाँ रह जरूर रही हूँ, मगर मैं रहने का रेंट पे करूँगी। आप सब ने मुझे इज्जत की छत दी, मैं एहसानमंद हूँ। मैं आप सबकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं हूँ। मेरे डैड के नाम पर जो कर्जा है मुझे वो भी उतारना है, जिसका सूद इस वक्त कर्जे से ज़्यादा है। मुझे आपकी मोहब्बत पर शक नहीं दादो, मगर मोहब्बत का मतलब ये थोड़ी है मैं किसी के सर पर ज़बरदस्ती अपना बोझ ला दूँ। मरवा ने रखाई से कहा। दादो जानती थी वो इनकी तरफ सिर्फ देख रही थी, मगर सुना वो मोइस को रही थी, जिसने कल घर में बेदर्द खर्च पर वो बाल उठाया था। बहुत छुट्टियां कर ली, देखते हैं नौकरी सलामत भी है या नहीं। मरवा ने दादो के गाल पर बोसा दिया। मोइस की छोटी बहन को हाथ लाया। बाय दिया, बाय बुरहान भाई, बाय भाभी, बाय सासू अम्मी। मरवा ने शरारत से सबकी तरफ देखा। वो जानती थी मोइज इसकी इस हरकत से अंदर ही अंदर कुड़ेगा, और यही हो रहा था। कर उठ वो दिल जलाकर बैठा था। इसके तमाम रिश्ते रफ्ता रफ्ता वो अपनी तरफ खींच रही थी। कल तो दिया भी इसके हक में बोल रही थी। दादो पहले ही मरवा की साइड थी। बुरहान भाई और भाभी को पहले ही दिन वो दोस्त बना चुकी थी। बस एक रह चुका था तो वो खुद, जिससे रिश्ता होना चाहिए था इससे नहीं था। रही सही कसर माँ ने पूरी कर दी, जो आँख के इशारे से मरवा को ड्रॉप करने का कह रही थी। मोइज दांत पीस कर रह गया। मरवा अकेली चली गई तो मोइज भी जाने को उठा। जब मरवा की पालतू बिल्ली का छोटा बच्चा बिलबिलाते इस तरफ आया, बिल्ली के बच्चे को देखते मरवा का बोलने वाला तोता चलाने लगा। घर को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। गुस्से से बिल्ली के बच्चे को हटाते मोइज बाहर निकला। सबके चेहरे पर दबी दबी हंसी आ चुकी थी। पीछे हटो, मुझे अंदर आना है। मरवा ने दरवाजा बाहर से खोलते कहा। तुम पीछे हटो, मुझे अंदर आना है, मोइज ने खुफगी से कहा। पहले मैं आई थी। मरवा ने दरवाजे पर गिफ्त मजबूत की। ये घर मेरा है, तुम पीछे हटो, मोइज ने से जताया। मोरो तुम पागल इंसान। मरवा चलाई। मोइज ने कहकर दबाया और जोर से दरवाजा खोला। मोइज की इस हरकत पर मरवा उल्टी तरफ कदरे जोर से गिरी। इससे पहले से गिरकर चोट लगती। किसी ने तेजी से संभाला। आप ठीक है? संभालने वाले ने पूछा, मगर मोइज ने मुंह खोले मरवा को देख रहा था, जिसकी कमर इसी के दोस्त के हाथों में थी। छोड़ो मुझे, मरवा ने बेहद दृष्टि से कहते खुद को छुड़ाया। मैं तो सिर्फ मोइज के दोस्त ने इस कदर हसीन लड़की देखकर फिसलकर बात से बात निकालने की कुछ कहना चाहा, मगर सामने मरवा थी जो इस पर बिल्ली की तरह झपटी। शट अप, वो गुस्से से कहती, एक शिकवा भरी नजर मोइज पर डालती अंदर वॉकआउट कर गई। कौन थी ये हसीना? कहाँ से इम्पोर्ट करवाई है यार? दोस्ती ही करवा दो, आखिर ये तुम्हारे घर आई कैसे? मोइज को जाने क्या बुरा लगा। वो अनीस की बात काट गया। बीवी है वो मेरी, इसके लिए ऐसे लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो। मोइस के लहजे में अनीस के लिए गुस्सा और सख्ती थी। पंजाबी मर्दों की तरह इसके अंदर सोया मर्द जाग उठा था, जिसके लिए इसकी गैरत यही थी कि इसकी बीवी को कोई आंख उठाकर मत देखे। मोइज मत कर यार, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, मैं नहीं मानता। और वो हीरा, इसका क्या होगा? अनीस का सदमा कम नहीं हो रहा था। अब इसकी नज़र इस राह पर चिपक कर रह गई थी जहाँ से मरवा गुजरकर अंदर गायब हुई थी। अनीस के सवालों ने मोइस को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो किचन में जाने दादो के साथ मिलकर क्या बना रही थी जब वो गुस्से से खोलता इस तरफ आया था। आज के बाद तुम कहीं नौकरी नहीं करोगी, तुम्हारी जो भी ज़रूरत हो मुझसे कहना। मोइज ने बिना किसी भी तरफ देखे सख्ती से मरवा की कलाई थामे हुक्म सादर किया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? होश में हो या पी कर आए हो? मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ, वही दे दो तो बेहतर है। मरवा ने अपनी बाजू आज़ाद करवानी चाहिए तो मोइज ने गुस्से से मजीद दबाकर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, मगर जो कह रहा हूँ इस पर अमल करो, वरना टांगे तोड़कर घर बटा दूंगा। और ख़बरदार, जो आज के बाद तुम मेरे किसी दोस्त के सामने गई। मोइज ने एक झटके से छोड़ते पिछली दीवार की तरफ गिराया। तुम्हें मैं देख लूंगी, ज्यादा शोहर बनने की कोशिश मत करो जाहिल बदतमीज। मरवा ने अपने सुर्ख होती नाजुक बाजू देखी। मुबारक हो, हमारा मिशन कामयाब हो रहा है। दादो ने मरवा को छेड़ा। दफा करे मिट्टी डालने कमीने पर, दुनिया में और भी गम है रोने को। मरवा ने हाथ से मिट्टी डालने का इशारा करते कहा। दादो नफी में सर हिला गई। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। जबकि कुछ सोचकर मरवा की आंखें चमकी। वो खीर पर मज़े से बादाम और पिस्ता लगाने लगी।
ये लो खीर स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए, मरवा ने अपनी नीली आंखें घुमाते कहा। ये करिश्मा कैसे हुआ मिस मरवा, और हम पर मेहरबान। मोइज ने खीर पकड़कर टोंट मारा। सब खीर खा रहे थे और वो भी खाने लगा। हाँ, तुम्हारी प्याली में जहर है, मरवा ने दिलकशी से मुस्कुराते बताया। अच्छा तो फिर फालतू में इस दुनिया में तुम हो, ये वाली तुम खाओ। मोइज ने तेजी से मरवा और अपनी प्यालियां बदल ली। मरवा ने शानिक चाय और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो खीर खाने लगी तो मोइज को एहसास हुआ वो सिर्फ डरा रही थी, जहर जैसा कुछ नहीं था। मोइज ने अपनी खीर खानी शुरू की। अचानक मोइज की प्याली जमीन बोस हो गई और मुंह में मौजूद खीर बाहर निकलकर थूक दी और गले में उंगलियां डालता वॉशरूम भाग गया। क्या हुआ, दादो ने इशारे से मरवा से पूछा। मरवा ने खीर का आखिरी चम्मच मुंह में डाला और लापरवाही से बोली, बेचारे की खीर में छिपकली थी। दिया तो उछल पड़ी। मरवा, तूने भाई की प्याली में बहुत तुम बहुत गंदी हो, मरवा कराहत से बोली। छिपकली नकली है, खामोश रहो वरना तुम्हारी प्याली से अभी काकरोच बरामद करूंगी। मरवा की धमकी पर दिया अपकाई रोकते भागी। मरवा की चमकती आंखों में मजीद शरारत देखकर दादो ने अच्छी तरह अपनी खींच चेक की। मरवा खिलखिलाकर हंसी। मोइस के दोस्त की शादी का कार्ड आया था जो मिस्टर और मिसेस मोइस के नाम पर था। मरवा का तो देखकर आग लगी, मगर दादो नहायत खुश थी। तुम बस जल्दी से इसके साथ जाने की तैयारी कर लो, दादो ने मरवा को जाने का हुक्म दिया। दफा करें इस बगैरत शोहर को, वो मुझे लेकर नहीं जाएगा, मरवा ने तंग कर कहा। पीछे से मिट्ठू ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। ओए खोते, तू चुप कर। मरवा को मिट्ठू का इस संजीदा गुफ्तगू में बोलना जहर लगा। तू चुप कर, तू चुप कर। मिट्ठू ने साबित किया कि वो मरवा का ही मिट्ठू है। मरवा ने चम्मच पकड़कर मिट्ठू को दिखाया तो बेचारा यकदम गूंगा हो गया। मुझे इसके साथ नहीं जाना, वो भी इस बात को नापसंद करेगा, मरवा ने बेरुखी से कहा। मोइस सीढ़ियां उतर रहा था, दादो की आवाज पे रुक गया। वो कोई आम शादी नहीं है, नहायती बोर लोग हैं, पूरी महफिल मर्दों से भरी पड़ी होगी। इसका वहाँ कोई काम नहीं है। मैं नहीं चाहता ये बाहर जाए या कोई इसे देखे। इसे जो चाहे मुझे बता दे। मोइज ने दश्ती से दादो की बात काटी। क्या फर्क पड़ता है मेरे जाने से, कोई भी मुझे देखे, हमने कौन सा साथ रहना है, मरवा ने सुलग कर पूछा। ये फैसला तुम्हारे करने का नहीं है, मोइज ने तेजी से कहते बाहर की राह ली। अब तो मैं जाकर रहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है, मरवा ने दांत पीस कर कहा। दादो ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छुपाई। मोइज सब्जे से भरे लाइटिंग वाले लॉन में कदम रखते शॉक्ड सा रह गया। आह, ऊपर से ये दिलनशी आवाज, जैसे चारों सौ खुशबू फैली हो। मोइज आवाज के ताकों में चलता गया। आवाज तेज होती जा रही थी। तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना। लेकिन जिंदगी भी जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जी में आता है तेरे दामन में सर झुकाए, हम रोते रहें, हम रोते रहें, तेरी भी आंखों में नमी, आंसुओं की नमी तो नहीं। गाने वाली की पुश्त सबकी तरफ थी और मोइज की नजरें गाने वाली पर पड़ी। इसकी पुश्त मोइज की तरफ थी। मोइज ने देखा काली साड़ी से हल्की झलकती कमर, हाफ से भी कम स्लीव से निकलते दूधिया बाजू। मोइज को ऐसे कपड़े जो साफ नजर आ रहे हों जिस्म के, ऐसे तकरीबन वो सख्त नापसंद थे। लेकिन ये लड़की कौन सा इसकी माँ, बहन या घर की थी? मोइज आंखें फाड़ फाड़ के इसकी गोरी और दूध मलाई कमर पर मौजूद काले तिल को देख रहा था। वो आसपास मौजूद लोगों के तस्बरे से जो लड़की पर कह रहे थे, इनको एंजॉय कर रहा था। पियानो बजाती, गाना गाती लड़की तालियों की आवाज़ पे मुस्कुराकर पलटी तो मोइज के आगे आसमान और ज़मीन घूम गए, इसकी रगों में शरारे से घूम गए। वो कोई और नहीं, मरवा थी। लाइट मेकअप, खुले बाल, खुले लंबे बाल, एक शाने पे थे नाजुक ज्वेलरी पहने, लोगों की दाद वसूल करती वो बुरहान के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मोइज इससे नहीं लाया था तो वो बुरहान के साथ आ गई थी। ये हसीना कहीं देखी देखी लगती है, अनीस ने मरवा को देखते कहा। मोइज ने घूर कर अनीस को देखा और दांत पीस कर बोला, मरवा है ये। और अनीस ने अब की बार ज्यादा घूर कर मरवा को देखा और खुले मुंह से टपकती राल मुंह बंद करके अंदर निकली। अनीस को वो दिन याद आए जब घर के दरवाजे पे गिरने से वो इसकी बाहों में थी। मोइज ने तेजी से मरवा को मैसेज किया, 10 मिनट में यहाँ से दफा हो जा वरना सबके सामने बहुत इज्जत करूंगा। खबरदार, जो अब तुमने गाना गाया या किसी से हंसकर बात की। मोइज का धमकी भरा मैसेज पढ़ते मरवा ने भी मुंह पे हाथ फेरा
کہ اس میسج کا بدلہ وہ ضرور لے گی۔ اچانک ہال میں مروہ کی تیز گھبرائی آواز گونجی، پلیز مجھے کوئی گھر ڈراپ کر دے، میری بہو کے ہاں بچہ ہوا ہے، اس سے میری ضرورت ہے۔ مروہ کی حرکت پہ معیز بیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ مروہ کی آواز پر پوری پارٹی میں مبارکباد دینے کی بجائے سناٹا چھا گیا۔ ایک ہینڈسم نے بے یقینی سے پوچھا، تو آپ کی شادی کیا پیدا ہوتی ہی ہوگی تھی؟ آپ صرف 18-20 سال کی لگتی ہیں، کیا سرجری کرواتی ہیں؟ لڑکے کی بات پر مروہ ہنسی اور چہہ کر بولی، بہو کے ہاں بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، الحمدللہ میں سنگل ہوں اور صرف 20 سال کی ہوں اور بالکل غیر شادی شدہ ہوں۔ انیس نے کہکا دبا کر پھر سے معیز کو ٹوکا دیا اور جوس پیتے معیز کا جوس مروہ کی بات سے حلق میں اٹک گیا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ برہان نے اپنا کہکا معیز کی شکل دیکھ کر دبایا اور مروہ کا ہاتھ دبا کر بولا، اصل میں میری بہن نے بلیاں طوطے رکھے ہیں اور ابھی میری دادو نے بتایا کہ اس کے مٹھو کے ہاں بیبی ہوا ہے، کافی دن سے انڈا دیا تھا، آج بچے کی شکل نصیب ہوئی ہوگی۔ برہان کی وضاحت پر معیز سلگ اٹھا۔ اسے اپنے بھائی سے ایسی بیوقوفی کی امید نہ تھی۔ معیز نے اپنے جبڑے سختی سے نیچے لیے۔ انیس نے دانت نکال کر کہا، واہ معیز تم خوش نصیب ہو، تمہاری بیوی کو پاگل ثابت کرنا آسان ہے اور تو تم ہیرا کو میری بھابھی بنا دینا۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں مروہ سے شادی کر سکتا ہوں، تمہیں تو ویسے بھی ہیرا کے ساتھ رہنا ہے، مگر جب تم اسے ڈیورس دو گے تو… یکدم بولتے انیس رکا۔ معیز کی آنکھوں سے نکلتے شرارے اس کی زبان تالو سے لگا گئے۔ میں بس مذاق کر رہا تھا۔ انیس نے اپنی صفائی دینی چاہی مگر معیز نے سنا ہی نہیں۔ معیز نے ہاتھ میں پکڑا گلاس اتنی زور سے دبایا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ تیزی سے چلتے معیز نے مروہ کی بازو پکڑی اور درستی سے اسے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ معیز کار سے مروہ کو نکال کر بری طرح گھسیٹ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ تبھی مروہ نے اپنی کلائی چھڑوائی۔ معیز نے ایک زوردار تماچا مروہ کے گال پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہاں اس بیہودہ لباس میں جانے کی؟ جب یہاں تمہیں منع کیا تھا تو بات سمجھ نہیں آئی تھی جو بھاگتی چلی گئی وہاں؟ کیا دکھانا چاہتی تھی تم بے حد حسین ہو، شکل سے انگریز لگتی ہو، یا تم یہ لباس پہن کر یہ جتانا چاہتی تھی کہ تمہارے امریکہ میں بے لباس پہننا رواج ہے؟ معیز نے دوبارہ ہاتھ اٹھانا چاہا تو مروہ خوف سے برہان کے پیچھے چھپ گئی۔ مروہ کانپ رہی تھی اور برہان کو اس پر بے حد ترس آیا۔ وہ مزید نہ برداشت کر پایا تو معیز کو ڈانٹنے لگا، تم اپنا منہ بند رکھو معیز، اسے میں نے یہ کپڑے لے کر دیے تھے اور یہ میرے ساتھ میری بہن بن کر گئی تھی۔ برہان نے مروہ کا سر تحفظ دینے کے انداز میں اپنے سینے سے لگا کے تھپکا۔ معیز نے ایک جھٹکے سے مروہ کو برہان سے کھینچا۔ مروہ ہی دھان پان سی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کے سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ مروہ کی گیلی روتی نیلی آنکھوں میں معیز نے اپنی سیاہ غصے سے بھری آنکھیں گھور کر گاڑی۔ وہ ڈر اور خوف اور شرم اور حیا سے نظریں جھکا گئی۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تم میری ہو، تم نے اپنی یہ انگریزوں والی چال چلن نہیں چھوڑی تو میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ معیز نے مروہ کی کلائی قدرے زور سے دبائی۔ مروہ نے اپنی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھیں اٹھائی جو اس وقت آنسو سے بھری تھی جن میں بے پناہ شکوے اور شکایتیں تھیں۔ جب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اچھا کروں یا برا میری زندگی۔ جب کل بھی طلاق دینی ہے تو آج ہی دے دو، کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اٹھاؤ اپنی تلوار اور مجھے بے حیا کو دے ڈالو بے حیائی کی سزا۔ ہاں میرا کلچر ہے، بیہودہ پہنتے ہیں میری ماں کے امریکہ میں آدھے ننگے لباس، لیکن معیز صاحب وہ گندے لوگ تمہارے پاکستان کے خاندانی لوگوں سے بہتر ہیں، جو کرتے ہیں سرے عام کرتے ہیں۔ ہم امریکی چھپا کر کچھ نہیں کرتے، نہ زنا نہ چوری، مگر تم لوگ نہ سر پر حجاب ڈالے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے بند کمروں میں گناہ کرنے کے بعد سب کے سامنے پاکیزہ بن جاتے ہو۔ اس سے پہلے کوئی تمہیں پکڑ کر تم پر نشانہ بازی کرے تم لوگ اس قدر کیچڑ اور گھٹیا ہو، تم کسی سادہ دل معصوم پر وار کرنے لگ جاتے ہو۔ ہاں ہم ہیں بولڈ، پہنتے ہیں ایسے لباس، کرتے ہیں ایسے کرتے ہم ہاں ہم ہیں بولڈ، پہنتے ہیں
ایسے لباس کرتے ہیں اپنے بوائے فرینڈ سے شادی، مگر تم لوگ کیا کرتے ہو؟ چھپ کر زوجی تعلق کی دھجیاں اڑا کر آخر میں مجبوری کا نام لے کر اس تعلق سے ہر تعلق ختم کر دیتے ہو۔ بہتر ہے تم ہم جیسے سریں عام گناہ کرنے والے لوگوں سے رابطے ختم کر دو۔ کیوں لگتی ہے تمہیں آگ؟ جب کوئی مجھے دیکھے مجھے تو آگ نہیں لگتی جب تم پورا پورا دن ہیرا کے ساتھ بند کمرے میں رہتے ہو، بلکہ اس گھر میں کسی کو یہ نظر نہیں آتا۔ آئے گا بھی کیوں؟ ہیرا کے سر پر حجاب ہوتا ہے، وہ غلط تھوڑی ہو سکتی ہے۔ غلط تو میں ہوں جس کی ماں کا پہلا نام الزبتھ ہے، یہی تو میرا گناہ ہے۔ میری شکل میری ماں جیسی ہے، یہ بھی میرا گناہ ہے۔ مروہ نے رک کر گہری سانس لی۔ میرے امریکہ میں نہ لڑکیاں سخی سورتری بن کر دوسروں کا گھر خراب نہیں کرتی، وہاں جو ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرتی، بس مجھے اپنی زندگی سے نکال دو۔ مروہ نے ہاتھ جوڑ کر پیشانی کو لگائے، اپنے بہتے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معز وہیں کھڑا رہ گیا، ساکت و جامد، جیسے جسم میں جان باقی نہ ہو۔ دادو نے ایک افسوس بھری نظر معز پر ڈالی اور دوسری سلگتی نظر معز کی ماں کے پاس کھڑی ہیرا پر ڈالی۔ ہر ہیرا ضروری نہیں ہیرا ہو، دادو منہ میں بڑبڑا کر چلی گئی۔ معز کے دوست کی شادی کا کارڈ آیا تھا جو مسٹر اور مسز معز کے نام پر تھا۔ مروہ کو تو دیکھ کر آگ لگی، مگر دادو نہایت ہی خوش تھی۔ تم بس جلدی سے اس کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو، دادو نے مروہ کو حکم دیا۔ دفع کریں اس بغیرت شوہر کو، وہ مجھے لے کر نہیں جائے گا۔ یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ کل کی جنگ کے بعد گھر میں خاصی خاموشی تھی، مگر مروہ کے چہتے پرندے خاموشی میں ہلچل مچا دیتے۔ ابھی بھی سب خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب مروہ نے عجلت میں کسی بھی طرف دیکھے بنا اللہ حافظ کہا۔ معمول کے مطابق دادو کے گال پر بوسہ لیا۔ رکو تم، میں ڈراپ کروں گا۔ معز نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے نیا حکم صادر کیا۔ مروہ نے حیرت سے سینے پہ انگلی رکھ کر پوچھا، مجھے؟ ہاں تمہیں، مسکرا کر جواب آیا۔ معز کے چہرے پر رتی بھر شرمندگی، ندامت یا کچھ بھی نہ تھا، اس کا لہجہ بہت محبت کرنے والا دوستانہ شوہر جیسا تھا۔ کیوں تمہیں لگتا ہے میں نے بھاگ جانا ہے تمہارے تھپڑ کے ڈر سے؟ مروہ نے طنز کیا، جس کا معز نے بالکل اثر نہیں لیا بلکہ وہ ہنس دیا۔ تم میری ذمہ داری ہو، آج سے تم میرے ساتھ ہی ہر جگہ جاؤ گی۔ تم اکیلی ہوتی ہو تو لوگ تمہیں بلا وجہ گھورتے ہیں، معز نے سنجیدگی سے کہا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ذمہ داری کا، مگر نو تھینکس، میں رکشے سے چلی جاؤں گی یا وین سے، پاکستانی لوگوں کا کام ہی ہے دیکھنا، مجھے فرق نہیں پڑتا، مروہ نے رکھائی سے کہا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے، معز نے تیزی سے کہتے مروہ کی کلائی دبوچی اور اسے کھینچتے گاڑی میں پھینکا۔ وحشی جنگلی، کوئی کام تمیز سے بھی کر لیا کرو، مروہ نے اپنی کلائی سلہاتے کہا۔ اس کی بات اگنور کرتے معز نے نیا لیکچر شروع کیا۔ آج سے تم جاب نہیں کرو گی، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو ہر مہینے مجھ سے لے لینا، اور اگر جاب کرنے کا شوق ہے تو پڑھنے کے بعد کرنا، ابھی خود پہ بوجھ مت ڈالو، معز نے سختی سے اسے باور کروا دیا۔ مروہ طنزیہ ہنس دی۔ معز، حیدر تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں اپنی اور میری جان عذاب میں ڈال رہے ہو؟ 3 لفظ بولو اور ختم کرو یہ رشتہ، تم اپنے رستے میں اپنے، ہم پھر بھی اچھے کزن رہیں گے، مجھے اعتراض نہیں، تمہیں رشتہ منظور نہیں تو کیوں لٹکا رہے ہو بے وجہ اس بے نام تعلق کو؟ مروہ نے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ ایسے ہی پلاننگ معز نے بھی کی تھی، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ گھر کی لڑکی کو طلاق دے کے کسی اور کے حوالے کر دے۔ محبت اور مروہ جیسی برٹش لڑکی سے وہ مان ہی نہ سکتا تھا۔ ایک جھٹکے سے کار رکی، مروہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگا۔ اف، جنگلی انسان، درد دینے کے سوا کچھ آتا بھی ہے کیا؟ مروہ بری طرح سے گھور کر نیچے اتر گئی۔ معز نے لب بھینچے انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا اور کھڑکی پہ جھکی مروہ کا ہاتھ دبوچ کر بولا، تم نے ابھی میرا جنگلی پن دیکھا کہاں ہے؟ ابھی تمہیں اس کا مطلب بھی شاید معلوم نہ ہو، معز نے غصے سے کہا۔ ہوتے کون ہو تم مجھ پر حکم چلانے والے؟ مروہ کی حد ختم ہوئی جو معز سے پوچھ بیٹھی۔ تمہارا مجازی خدا جانے من، معز نے شرارت سے کہتے اپنے نابی ہونٹ مروہ کے سفید مرمری ہاتھ کی پشت پر رکھے۔
मरवा ने करंट खाकर हाथ खींचा। अपनी बेतरतीब धड़कन और अथल पथल होती सांसें गैर हमवार तनफ्फुस से डरकर वो तेजी से अंदर भागी। चंद से कुछ मरवा के सामने आया और वो वॉश बेसन में झुकी बार बार रगड़ रगड़ कर अपना हाथ धोने लगी। मरवा क्या कह रही हो? आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, मरवा की दोस्त माहम ने उसे हाथ किसी नफसियाती मरीज की तरह बार बार धोते देखकर पूछा। मरवा ने जवाब नहीं दिया मगर हाथ रगड़ती रही। मरवा क्या पागल हो चुकी हो? माहम ने पानी बंद करते हुए पूछा। मुझे नापाक मुझे नापाक कर दिया, मरवा ने बामुश्किल कहा। क्या मतलब? क्या हुआ है मरवा? माहम ने इसे साइड पर ले जाते पूछा और मरवा ने जो बदहवासी में से बताया। माहम के चेहरे पर एक साया आ रहा था तो एक जा रहा था। मरवा मेरी जान बस करो, कुछ नहीं हुआ, तुम बिला वजह खुद को हल्कान मत करो, भूल जाओ सब। माहम ने इसे गले लगाते अपने आंसू पिए। सारा दिन मोइज ने खुद से सवाल किया, वो मरवा के साथ वो हरकत क्यों कर आया था, क्यों दिल इसके हुस्न का सीर हुआ चला था। मोइज को समझने में देर न लगी। बचपन में हुई निकाह ने इसके दिमाग में पुख्ता जड़ें बना रखी हैं, जिसके पौधे अब मरवा के मासूम हुस्न को देखकर दिल में उगने लगे हैं। और हीरा? मोइज ने दिल से पूछा। वो तो राह फरार था, मगर जब दिल ही अब फरार नहीं चाहता था तो वो मजीद अना दिखाकर क्या करता? मरवा को मनाना मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं। टाइम पर नजर जाते ही मोइज ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और मरवा को पिक करने चला गया। रास्ते से गुलाब के फूल लेते जाने क्यों मोइज के लब घनी मूंछों तले मुस्कुरा उठे। गाड़ी रोककर चंद ही मिनट गुजरे थे जब वो यूनिवर्सिटी के गेट से आती दिखाई दी। मरवा गाड़ी में बैठ गई, सुर्ख रोई रोई आंखें, शर्मिंदा चेहरा। वो पहली बार मोइज से नजर नहीं मिला रही थी और ना ही इसने मोइज के सलाम का जवाब दिया था। चंद सेकंड बाद माहम पिछली सीट पर आकर बैठ गई और बहुत बशाशत से मोइज को सलाम करती। मोइज को कबाब में हड्डी सी लगी। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? मोइज ने संजीदगी से पूछा, यूं जैसे माहम को खैरियत से होना इसे सख्त नागवार गुजरा हो। बिल्कुल जीजू, मैं फिट हूँ, आप बताएं? माहम बिला वजह खिलखिलाई। माहम के जीजू कहने पर मोइज के लब मुस्कुराए। उसने एक निगाह मरवा पर डाली मगर वह सपाट चेहरे के साथ सर झुकाए बैठी अपनी किताब के टाइटल को घूर रही थी या फिर ये जाहिर कर रही थी कि इस टाइटल को देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे भी पिक एंड ड्रॉप कर दिया करें। वैसे भी साली आधे घर वाली होती है, तो घर वाली आधी हो या पूरी, इसकी ख्वाहिशात तो पूरी करना फ़र्ज़ है। माहम ने मासूमियत भरी शरारत से कहा। बजा फरमाया, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका घर हमारे रास्ते के दूर से आगे है, मोइज ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा। अब जब वो बैठ चुकी थी तो मना करना मरवा को मजीद खफा करने जैसा होता। हाँ तो पहले पूरी और फिर आधी घर वाली को ड्रॉप कर दीजिएगा, सिंपल। माहम ने शाने चाहे मोइज दिल ही दिल में दांत पीस कर रह गया। बज़ाहिर होंठ फैलाकर मुस्कुराने की भरपूर एक्टिंग की माहम और मोइज की गपशप जारी थी जब अचानक गाड़ी रुकी। बिल्कुल सामने माहम का घर था। माहम का मुंह खुल गया। मोइज ने जानबूझकर पहले मरवा को ड्रॉप नहीं किया था। आपका घर आ चुका है, मोइज ने सन ग्लासेस के पीछे से माहम को घूर कर कहा, जो फक चेहरे के साथ शॉक्ड बनी मरवा को देख रही थी। दोनों के चेहरे देखकर मोइज को कमीनी सी हंसी आई जो वो दबा गया। मोइज का अंदाजा दुरुस्त था कि इसकी सुबह वाली बेसाख्ता हरकत की वजह से मरवा माहम को सिक्योरिटी गार्ड बनाकर लाई थी। मरते क्या ना करते, माहम को खुदाफिज कहकर उतरना पड़ा। माहम के जाते ही मोइज ने खुलकर इससे देखा जो गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठी थी। मुझसे नाराज हो? मोइज ने नरमी और मोहब्बत से पूछा। मरवा ने कोई जवाब ना दिया तो मोइज ने मुस्कुराहट दबाकर फूलों का बुके इसके सामने किया। तुम्हारे लिए। मोइज ने सुर्ख गुलाबों से सजा गुलदस्ता इसके सामने किया। मरवा ने हाथ बढ़ाकर फूल छुआ तक नहीं। मोइज का हाथ जो का तो रहा तो मोइज की मुस्कुराहट सिकुड़ गई। लड़कियों में इतनी अक्ल नहीं होनी चाहिए कि वो अपने शौहर को मोहब्बत करने की सजा देने लग जाए। खफा तो तुम्हें कल वाले थप्पड़ पर होना चाहिए था। सुबह जो हुआ वो तो तुम्हारे लिए खुशी का बायस होना चाहिए था। मैं तुमसे किसी भी चीज़ की माफ़ी नहीं मांग रहा, ना मांगूंगा, क्योंकि कल और आज जो भी हुआ मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। हाँ बस एक चीज़ की कमी है। मोइज ने कार घर के सामने रोकी। मरवा तेजी से उतरने लगी कि मोइज ने हाथ थाम कर ना सिर्फ रोका बल्कि बहुत नरमी से इसे अपने करीब भी कर लिया और मरवा के गाल पर ऐन इस जगह मोहब्बत की मोहर सब्त की जहाँ कल थप्पड़ पड़ा था। आइंदा बस साड़ी मत पहना, ना ही ऐसे आधे नंगे कपड़े। कोई मेरी चीज़ों पर बुरी नज़र डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो फिर इज्जत
मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। मरवा के कांपने और आंसू की परवाह किए बिना मोइज ने अपना मदा बयान कर दिया। रात को डिनर पर चलेंगे, तैयार रहना। मोइज ने भागती हुई मरवा को कहा। वह जाने किस जुनून में फूल और किताबें गिराकर अंधाधुंध भाग चुकी थी। मोइज इसे देख कर रह गया। सारा दिन वो सख्त बीमार में रही थी। शाम तक तबीयत कुछ संभल गई तो ध्यान बटाने को वो किताबें खोलकर बैठ गई। भाभी चाय बनाकर लाई। सनी भी लड्डू पकड़े आ गया। इसे भी तो क्यूट सी चाची के साथ वक्त गुजारना था। मरवा अपने बिस्तर पर औंधी लेटी चाय की चुस्की लेते कभी किताब पर नजर डालती तो कभी सनी के बाद अपनी बारी लेती। दुपट्टे से बेनियाज पेट के बल लेटने से इसकी बुरी जुल्फें आगे को घेरी थी। बुखार रहने से गालों की लाली कुछ और बढ़ चुकी थी। पेंसिल को मुंह में डाले एकदम सनी की गूटी मारकर वो खिलाई। मोइज अपने कहे मुताबिक से डिनर के लिए बुलाने आया था, मगर इसका खुद से बेगाना होश रुबा हुस्न देखकर दरवाजे में ही शौक सा रह गया था। मोइज की लो देती जलती नजर की तपिश थी जो मरवा दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुई। मोइज की नजर का ताकुब करते वो सटपटा कर उठी और तेजी से दुपट्टा सर पर लिया। कुछ चाहिए था देवर जी? भाभी ने मोइज के खराब होते जाविये देख लिए थे, इसलिए हंसकर पूछा। पानी लेकर आओ मेरे लिए, मोइज ने मरवा से कहा। इसकी तबीयत खराब है, मैं लाती हूँ, भाभी ने जल्दी से बताया। आप सिर्फ अपना सामान उठाकर चली जाएं, मोइज ने खुफकी से कहा। भाभी इसकी बात समझ चुकी थी, इसलिए मसनूई घूर कर सनी को लिए वॉकआउट कर गई। मरवा पानी लाई तो मोइज को गिलास पकड़ते यकदम छींकी। पानी छलक कर मोइज की पैंट पर गिरा। मरवा ने खौफ से बितक कर दूर होते नफी में सरह लाए, जैसे कह रही हो ये सब जानबूझकर नहीं हुआ। सनी अपना कुछ भूल गया था, वही लेने कमरे में आया तो साकत खड़े मोइज को देखते हंसा। चाचू का सुसु निकल गया, सनी कहते बाहर को लपका और मोइज इसका मुंह बंद करने इसके पीछे गया। मरवा ने देर ना करते जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करते से लॉक किया। सर पकड़कर जमीन पर बैठते मरवा को किसी बच्ची को होलनाक चीखें सुनाई दे रही थी। मोइज ने मरवा की हरकत से तप कर दादो को शिकायत की थी। अगला दिन इतवार का था। मोइज मॉल का मालिक होने की वजह से पहले से ज्यादा मसरूफ होता, इसलिए वो सुबह सवेरे ही निकल गया था। छुट्टी के दिन वर्क लोड बढ़ जाता था। दादो ने किताबों में सर खपाती मरवा को पकड़कर अपने सामने किया और इसके रूखे पड़ते पूरे बालों की चंपी करने लग गई। मरवा एक बात पूछूं? दादो ने कुछ सोचकर कहा। जी। मरवा नीम गनुंदगी में थी, इसलिए सिर्फ यही बोल पाई। बेटी, जब तुम मुझे और बाकी सबको माफ कर सकती हो तो मोइज को माफ क्यों नहीं कर देती? अगर तुम इस इंतजार में हो वो कोई फूल बिछाकर हीरो बने घुटनों के बल बैठे तुमसे माफी मांगेगा तो बेटी सच कहूं तो तुम गलती पर हो। वो कभी माफी रूखे मुंह से भी नहीं मांगता। हाँ, मगर एहसास हो जाने के बाद वो अच्छा रवैया जरूर अपना लेता है और दोबारा वो गलती नहीं करता, दादो ने मालिश करते कहा। मरवा के सामने धुंधले कुछ मंजर आने लगे। मरवा, तुम कहो तो तुम्हारा सामान मोइज के कमरे में शिफ्ट करवा दूं। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ वो तुम्हें मोहब्बत भी देगा और खुश भी रखेगा। मरवा के कानों में किसी मासूम परी की चीखें गूंज रही थी। माजी और हाल के तमाम मंजर कटमट होने लगे, सब कुछ आपस में घूमने लगा। मेरे जूते पता नहीं कहाँ हैं, मेरे पिंक शूज शहजादी को दिए थे। मरवा अटक कर कहते नजरें मिलाए बिना कहती खुद से ही मुखातिब हुई। अजीब व गरीब जुमले कहते वो अंदर को गई। दादो इसकी ये नफसियाती हरकत देखकर चौंक उठी। जी, हमें तो आपकी बच्ची बहुत पसंद आई, बस कुछ मसरूफियात की वजह से लेट हो गए, वरना अब तक आपकी बेटी हमारी बहू होती, रिश्ते वाली मेहमान खातून ने शीरे लबो लहजे से कहा। और सदफ दिया की मम्मी जी जान से मेहमानों की खिदमत में जती थी। दिया का रिश्ता आया था, वो भी बिना किसी की मदद के, वो भी इतना शानदार के सब दंग रह गए। तारुफ में सिर्फ ये बताया गया कि लड़का मोइस का दोस्त है और इसी के सर्कल का है। अब वो लोग बिना मंगनी के डायरेक्ट शादी की तारीख मांग रहे थे और सदफ इस अफ्ताह पर बुलखला गई। कुछ ही देर बाद दिया शर्माई घबराई चाय ले आई। सदफ ने तारुफ करवाया। ये मेरी बेटी दिया है। दिया ने सलाम किया। मगर हम आपकी दूसरी बेटी के लिए आए हैं, खातून ने लगी बेटी रखे बिना कहा। मेरी तो एक ही बेटी है, सदफ ने मेहमान खातून को परेशान होकर बताया। तभी मोइज मरवा को यूनिवर्सिटी से पिक किए घर लाया। दिया के रिश्ते वाले आए थे। मम्मी से मैसेज कर चुकी थी, इसलिए बाहर से जाने के बजाय वो मरवा के पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। मेहमान खातून जो अपने मोबाइल से कोई तस्वीर ढूंढ रही थी, मरवा को देखकर चहकी।
ہم اس بچی کا رشتہ لائے ہیں۔ یہ بات سنتے مروہ کے سامنے آسمان اور زمین گھوم گئے۔ معز نے تیزی سے مروہ کو سنبھالا جو جانے کس دکھ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہوا اس سے؟ خاتون نے حیرانگی سے پوچھا۔ گیٹ لاسٹ لیڈی، شی از مائی وائف، معز نے کرخت آواز میں کہتے مروہ کو اپنے مضبوط کسرتی بازو میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ خاتون شرمندگی سے نظر ملائے بنا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی۔ آنکھ کھلنے پر مروہ نے خود کے قریب بیٹھی دادو کو دیکھا جو نہ جانے اس پر کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ہلکی سی درد ہاتھ کی پشت پر محسوس کرتے مروہ نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو پتہ چلا اسے ڈرپ لگی ہے۔ اٹھ گئی میری جان، دادو نے جھک کر مروہ کی پیشانی پر بوسہ دیا تو مروہ نے اس مہربان لمس کو محسوس کرتے آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا تھا مروہ میری جان؟ تمہارا بی پی کیسے اتنا شوٹ کر گیا؟ دادو نے مروہ کی بند آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ دادو کی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں سرسرا رہی تھی۔ یکدم وہ سسکی۔ مروہ، دادو حیرانگی سے اس کا نام لینے لگی۔ مجھے لگا سب ختم ہو جائے گا دادو، اور شاید معز غصے میں سب ختم بھی کر دیتا۔ مروہ کے لبوں پہ بے نام درد مچل رہا تھا۔ تو ہونے دیتی ختم، تم بھی تو یہی چاہتی ہو، ہر وقت تو طلاق طلاق کی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ دادو کی بجائے معز کی آواز سنتے ہی مروہ نے آنکھیں کھولی۔ دادو غائب تھی اور معز عینیں اس کے سامنے کھڑا غصے سے گھور رہا تھا۔ معز کا بس چلتا تو مروہ کو ہی کچا چبا جاتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مروہ نے خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں میں دفع ہو جاؤں اور تمہارے عاشق کے گھر والے آ جائیں، معز نے بھرپور طنز کیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، مروہ نے بے بسی سے ڈرپ کو دیکھتے کہا۔ یہ مصیبت نہ ہوتی تو وہ یا خود چلی جاتی یا معز کو نکال دیتی۔ جس پارٹی میں اس دن جا کر تم نے مٹک مٹک گانا گایا تھا اور جس لڑکے کو اعلان کر کے اپنی عمر بتا رہی تھی، یہ اسی کے گھر والے تھے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو تم نہیں جانتی؟ معز کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مروہ نے بیزاری دکھائی۔ اگر نہیں پڑتا تو بے ہوش کیسے ہو گئی؟ معز نے مروہ کے قریب جاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ بولو نا معز کی جان، کیا فرق نہیں پڑتا؟ معز نے جھک کر اس کے خوف سے کھلی نیلی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ نہیں نہیں، مروہ نے اس کی بات رد کی۔ تو پھر یہ سب ڈرامے ہیں؟ کسے پاگل بنا رہی ہو، خود کو یا مجھے؟ معز نے چیخ کر کہا۔ مروہ سہم کر خود میں سمٹ گئی۔ بتاؤ مجھے آج تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں حق رکھتا ہوں تمہاری بے رخی کی وجہ جاننے کا۔ مسئلہ وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، بات کچھ اور ہے۔ بولو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ معز نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں مسئلہ کچھ اور ہے معز حیدر، اس کے لیے میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ نکاح نامے پر دستخط تم کر کے آئے تھے، مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں تمہاری ذمہ داری بن گئی تھی۔ میرے پاپا چلے گئے، سب ختم ہو گیا، تمہارے گھر سے پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ کیا ان 10 سالوں میں تمہیں ایک بار بھی بھولے سے میری یاد آئی؟ مجھے تو نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، تو تمہاری صورت کیسے یاد رکھتی؟ لیکن جب معلوم ہوا، جانتے ہو، ہر آہٹ پہ، ہر دستک پہ میں چونک کر دیکھا، ہر آواز پر پکارا، میں تمہیں تلاشا، مگر تم ذی ہوش تھے، پھر بھی کنی کترا گئے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ اگلے 10 سال میری بے تنائی سہ سکو گے، پھر حساب برابر ہوگا۔ جس طرح تم نے ہیرا سے افیئر چلایا، یونیورسٹی کی ہر خوبصورت لڑکی کو چھیڑا، روڈ پر گزرنے والی ماڈل لڑکیوں پر بیہودہ تصورے کیے، میں بھی یہی کروں گی۔ تمہاری طرح 10-15 نہیں تو 2-3 افیئر چلا ہی لوں گی۔ 10 سال تم میرے انتظار میں جلو اور پھر میں آ کر کہوں گی سوری، تو کیا معاف کر دو گے؟ اپنا لو گے مجھے؟ کرو گے مجھ سے محبت؟ بولو، ہے ہمت؟ معز کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ سر اپنے آپ ہی شرم سے جھک گیا۔ کمرے میں یکدم مروہ کی کربناک ہنسی اور درد سے چور آہیں آنسو سمیت بکھر گئی۔ معز پوری رات سو نہ پایا تھا۔ اس نے سوچ لیا وہ مروہ سے دور چلا جائے گا، وہ اس پری کے قابل ہی کب تھا۔ کچھ سوچ کر اہم فیصلہ کرتے معز نے اپنی سیکرٹری کو کال ملائی۔ ہیلو ڈینی، میری لندن کی ٹکٹس بک کروا دو۔ آرڈر دے کر معز دماغ فریش کرنے کا ارادہ لیے شاور لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہیرا اس کے کمرے میں موجود آنسو بہا رہی تھی۔ معز اسے اس طرح دیکھ کر بڑکڑا گیا۔ ہیرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ معز ہیرا سے پوچھتے ہوئے اپنے لیے شرٹ نکالنے لگا۔ اس وقت وہ صرف جینس میں تھا۔ تمہارا فون بج رہا تھا، میں نے پک کر لیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہیرا نے روتے ہوئے اس طرح پوچھا جیسے وہ معز کی بیوی ہو۔
मोइज़ ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी निकाली शर्ट के बटन खोलने लगा, मगर अचानक हीरा इसके साथ आकर लग गई। मोइज़ शशदर सा रह गया, वो जैसा भी था, मगर किसी नामहरम से ऐसा ताल्लुक इसने कभी ना रखा था। मोइज़, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, सिर्फ इसलिए मरवा को मना रहे थे ताकि इसका जायदाद में जो हिस्सा है वो तुम्हें मिल जाए। मोइज़, हमें कुछ नहीं लेना, हम अपनी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में पैसों की खातिर जहर नहीं घोल सकते। हीरा के बेसरापा बकवास पर मोइज़ है तो परेशानी से हटाने लगा, मगर वो मज़ीद गुस्ताखियों पर उतर आई थी। मोइज़ के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। क्या एक लड़की मर्द से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है जो उसकी गुस्ताखियों पर बंद बांधने मुश्किल हो जाए? हीरा को बालों से पकड़कर दूर हटाते मोइज़ पलटा, मगर ऐन दरवाजे के बीच शॉक्ड मरवा को देखकर हड़बड़ा उठा। मरवा तेजी से पलटी। मोइज़ को इस सिचुएशन में समझ ही नहीं आया वो क्या करे। मरवा कैसे आई और हीरा इसने ये बेबाकी क्यों की थी? मोइज़, हीरा फिर जानबूझकर हमदर्दी दिखाने को मोइज़ को पकड़ने लगी। शट अप, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं जो रोज़ चली आती हो? किस किस्म की तुम्हारे वालिदैन हैं जिनको जवान बेटी की खबर नहीं? तुम जैसी बदकिरदार बेहया लड़की को तो काट कर फेंक देना चाहिए। मोइज़ ने इसे कमरे से बाहर धकेला। तुमसे तमीज़ से बात करो मोइज़, मेरे वालिदैन तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। मेरी माँ और तुम्हारी माँ सगी बहनें हैं। हीरा चलाई। इसी बात का अफसोस मुझे ताउम्र रहेगा। मोइज़ ने हीरा के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया और सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद इसका फ़ोन बज रहा था। डैनी का फ़ोन था। सर, 2 फ्लाइट्स हैं, एक आज रात की और दूसरी कल सुबह की। किस में बुकिंग करवानी है? जहन्नुम में, गुस्से से कहते मोइज़ ने फ़ोन सामने दीवार पर मारा। बहुत हिम्मत करते मोइज़ रात को सबके सो जाने के बाद मरवा के कमरे में गया। कमरे में गहरा अंधेरा था। मोइज़ ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की। मरवा इस तरह पुरसुकून सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोइज़ आस्तगी से कदम उठाते मरवा के कदमों के पास जा खड़ा हुआ। मरवा को सुकून से सोते देखकर वो इसके कदमों में बैठ गया। रफ्ता रफ्ता वक़्त गुज़र रहा था, लम्हे पिघल रहे थे, सांसें बोल रही थीं, धड़कनें सुन रही थीं, खामोशी बोल रही थी, ख्वाब सुन रहे थे। बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने सब कह दिया गया था, सब सुन लिया गया था। रात को अचानक पर लग गई और रात सुबह में ढल गई। मोइज़ हैदर खामोशी से बिना कुछ कहे जा चुका था और मरवा ने सब सुनकर इसके जाते ही आंखें खोली। रात का नमकीन पानी जो आंखों में रुका था तेजी से बेलगाम बहने लगा। मौसम में हर तरफ नमी छाई थी। महकमा मौसमियात और तेज़ हवाएं तूफ़ानी बारिश की पेशन गोई कर रही थीं। ऊपर से मरवा की ज़िद, इसे पढ़ने के लिए माहम के घर जाना है। चलो मैं ले जाता हूँ। तब से खामोश बैठे मोइज़ ने दांत पीस कर कहा, मैं खुद चली जाऊँगी दादो। मरवा की आवाज़ में उज़र था। वो अभी तक मोइज़ और हीरा के कल वाले वाहिया सीन को दिल से लगा कर बैठी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उठ उठा कर ले जाऊं? मोइज़ गुस्से से मरवा की तरफ बढ़ा। मरवा ने तेजी से सर पर दुपट्टा लेकर किताबें उठाईं। एक बेनाम सी मुस्कुराहट मोइज़ हैदर के होंठों पर फैलकर मदम हो गई। कब तक वापस आने का इरादा है? मोइज़ ने गाड़ी माहम के घर के बाहर रुकते पूछा। 6 बजे तक, मरवा ने लठमार जवाब दिया और उतर गई। जब तक वो माहम के घर में दाखिल न हो गई, मोइज़ गाड़ी खड़ी किए से देखता रहा। अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें आज घर जाना है, सदफ ने हीरा से कहा तो बिलबिला उठी। मगर खाला, इस तरह अचानक? मेरा मूड भी नहीं और मौसम भी देखें कितना अच्छा है, यही तो एंजॉय का दिन है। हीरा ने सदफ को साफ इनकार किया। मोइज़ कहकर गया है अगर वापसी पर इसे तुम नज़र आई तो वो मरवा को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। वो मुझे तुम्हारी कल वाली हरकत बता चुका है। शुक्र मनाओ मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बता रही। मेरा तो दिल चाहता है खुद को ही सजा दूं। जाने कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तुम्हें बहू बनाने का सोचा। सदर बड़बड़ा कर बाहर निकल गई। हीरा मुंह फुलाए सामान पैक करने लगी। ड्राइंग रूम से निकलते अचानक मेज़ पर इसे मरवा का मोबाइल नजर आया। जाने मोइज़, जब घर जाने का दिल हो सिर्फ एक मैसेज कर देना। मोइज़ का मैसेज आया हुआ था। मोइज़ का मैसेज पढ़कर यहाँ वहाँ देखती हीरा रिप्लाई में कुछ टाइप करने लगी। मौसम के साथ साथ मरवा के तेवर बेहद ख़राब थे। आज 8 बज चुके थे और मोइज़ का कुछ पता ना था। मोबाइल वो घर भूल आई थी और नंबर इसे किसी का भी याद नहीं था। दिल ही दिल में मोइज़ को कोसते वो माहम से भी लड़ चुकी थी।
جس نے اسے بلا وجہ بلایا تھا۔ اب تو 9 بجے تیز طوفانی بارش میں وہ اکیلی نکل چکی تھی۔ رستے بلاک تھے، کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں مل رہی تھی۔ مروہ کافی سے زیادہ چل چکی تھی، اب واپس ماہم کے گھر جانا بھی بیوقوفی ہوتی۔ تھوڑی ہمت مزید کرتے وہ اس طوفان میں گھر کی طرف چلنے لگے۔ رستہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنا رات کے اندھیرے اور طوفانی بارش نے بنا دیا تھا۔ خوف و ہراس الگ تھا۔ 4-5 بائیکس پر منچلے نوجوان شراب پیتے گزر رہے تھے۔ ان میں سے 2 کی نظر مروہ پر گئی۔ پہلے نے سیٹی بجائی تو دوسرے نے ہانک لگائی۔ واہ، پاکستان میں ایشین بیوٹی، وہ بھی بھیگے ہوئے دیسی لباس میں۔ مروہ کے قدم من کے ہوئے، مگر وہ مزید تیز چلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ساری کوششیں بیکار تھیں۔ ساری بائیکس مروہ کے گرد گول دائرے میں گھومنے لگیں۔ پہلے لڑکے نے اس کی کتابیں اڑائیں تو دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ اللہ معیز! مروہ کی دلخریش چیخ طوفان میں ہی دب چکی تھی۔ دن بھر کے تھکا دینے والے شیڈول کے بعد ابھی معیز نے گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل سے گندے برتن اٹھاتی دیا نے معیز کو دیکھتے پوچھا، مروہ کو باہر ہی چھوڑ آئے ہیں بھائی؟ دیا کی بات پر صوفے کے اوپر سے ٹیک لگائے معیز نے اچھل کر سر سیدھا کیا۔ کیا مطلب؟ وہ میرے ساتھ کب تھی؟ معیز نے حیرت سے پوچھا۔ مروہ نے ہی تو بتایا تھا میسج پر کہ وہ رات دیر سے آپ کے ساتھ آئے گی۔ دیا نے اپنا موبائل نکالتے ان باکس سامنے کیا۔ مگر اس نے تو مجھے میسج کیا تھا کہ برہان بھائی اسے پک کر چکے ہیں۔ معیز نے دوبارہ اپنا ان باکس چیک کیا کہ اسے پڑھنے میں غلطی نہ لگی ہو۔ معیز نے میسج پڑھتے مروہ کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل بجنے پر دونوں بہن بھائی چونک کر آواز کی طرف متوجہ ہوئے جو قریب ہی بک شیلف سے آ رہی تھی۔ شٹ! کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے معیز تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ طوفانی بارش میں گاڑی دوڑاتے معیز نے جانے کن الفاظ کے ورد کرنے شروع کر دیے تھے۔ گاڑی ماہم کے گھر کے قریب پہنچتی کہ کچھ قریب ہی مروہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ معیز گاڑی سے اتر کر جتنی تیزی سے مروہ کی طرف بھاگ سکتا تھا وہ بھاگنے لگا۔ زمین پر بے یارو مددگار پڑی وہ حیوانوں کے درمیان چلا رہی تھی۔ اللہ میرے معیز کو بھیج دے، اللہ مجھے بچا لے۔ معیز نے زمین سے پتھر اٹھا کے لڑکے کے سر پر مارا تھا۔ لڑکا سر پکڑ کر پیچھے کو گرا۔ معیز کسی جنون کی کیفیت میں وہ پتھر بار بار لڑکے کے منہ پر تو کبھی پیٹ پر مار رہا تھا۔ باقی سب معیز کا جنون دیکھ کر بھاگ چکے تھے۔ معیز مروہ نے اپنے بے جان ہوتے جسم کو بامشکل معیز تک گھسیٹا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں پر رکھا۔ معیز نے مروہ کے برف پڑتے وجود کو اپنی گود میں لیا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا۔ مروہ نے اپنا بھیگا ہاتھ معیز کے چہرے پر رکھا۔ معیز کو علم ہی نہیں ہوا کب بارش اور آنسوں کا پانی گھل گیا۔ اگر آنسوں کا کوئی رنگ ہوتا تو دیکھنے والے دیکھتے۔ اپنی منقوہ سے 10 سال نفرت کرنے والا معیز حیدر بارش سے زیادہ برسات کر چکا ہے۔ معیز نے مروہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر ہونٹوں سے لگایا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ معیز نے مروہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ مروہ کب بے ہوش ہوئی اسے خبر نہ تھی۔ ہاں، مگر معیز نے اپنی زندگی کو بچا لیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے اچھی طرح ان کا معائنہ کر لیا ہے۔ صرف خوف کی وجہ سے بے ہوش ہیں۔ صبح تک ہوش میں آ جائیں گے۔ آپ چاہیں تو صبح تک انتظار کر لیں یا گھر لے جا سکتے ہیں۔ نرس پیشہ ورانہ مسکراہٹ اچھال کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ معیز نے آنکھیں بند کرتے بارہا اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کی مروہ کی جان اور عزت کی حفاظت کی تھی۔ اسی وقت صدف کی کال آنے لگی۔ معیز مروہ کا کچھ پتہ چلا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ ان کی 30ویں کال تھی جو معیز نے پہلی بار پک کی تھی۔ وہ ٹھیک ہے ماما میرے ساتھ ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے۔ ہم لوگ ہوٹل میں رک رہے ہیں۔ صبح آ جائیں گے۔ بارش مزید تیز ہو چکی ہے۔ میں ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا۔ معیز نے بہانہ گھڑا۔ شکر ہے اللہ کا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ پتہ نہیں کس نے وہ میسج کر کے بیہودہ مذاق کیا ہے۔ یہ لو تم اپنی دادوں سے مروہ کی بات کروا دو، رو رو کر ہلکان ہو رہی ہیں، صدف نے کہا۔ لیکن ماما، معیز نے کہا، معیز مروہ سے بات کروا دو، میں اس کی آواز سن لوں۔ دادوں کی آواز میں نمی تھی، نہ جانے کیوں معیز کی آنکھیں بھی یکدم نم ہو گئی۔ کون کہتا ہے مرد روتے نہیں؟ ہاں، جب بات عزت و جان پر آ جائے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی رو پڑتے ہیں۔ معیز حیدر تو ایک عام سا روایتی مرد تھا۔ دادو، مروہ سو چکی ہے، وہ تھک گئی، آپ کہیں تو اٹھا دوں؟ خود پر قابو پاتے معیز نے کہا، وہ تمہارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، تم سے زیادہ اس کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ اب بس تم اس کے پاس ہو تو اسے منا کر ہی لانا۔ میں اب مزید تم دونوں کا جھگڑا نہیں سنوں گی۔ اب اگلے ہی ہفتے ولیمہ ہوگا۔ دادو نے کہا، تو
यकदम इन हालात में भी मोइज़ का कहका निकल गया। अच्छा आइडिया है, मैडम को मना ही लिया जाए, मोइज़ ने कहा। अच्छा, अपना और इसका ख्याल रखना, खुश रहो, दादू ने कहते फ़ोन रखा। कुछ सोचते मोइज़ की आंखें चमक उठी। मोइज़ की उंगलियां अगले 2 मिनट बाद होटल की स्वीट की बुकिंग के लिए मेल टाइप कर रही थी। मरवा की आंख खुली तो खुद को किसी की बाहों के खिसार में पाया। खिड़की से आती धूप मरवा की आंखों में जा रही। मुश्किल आंखें खोलते मरवा ने चेहरा ऊंचा करके देखा तो वो मोइज़ की गिरफ्त में थी। मरवा ने बदक बदक कर मोइज़ का साथ तोड़ना चाहा, मगर वो शायद कल वाले हादसे के बाद अब मुमकिन नहीं था। गहरी नींद में भी वो इसे मजबूती से थामे था। मोइज़ छोड़ो मुझे, मरवा के आंसू टूटकर बिखरने लगे। ये क्या कर दिया तुमने? मरवा की भीगी आवाज़ पर मोइज़ ने हैरत से आंखें खोली। क्या किया है? मोइज़ ने नींद में डूबी आवाज़ में पूछते मरवा के आंसू साफ किए। तुमने मेरे साथ क्या किया? मरवा इससे हयात से बात मुकम्मल न हो पा रही थी। मोइज़ ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ तो? मोइज़ एक हाथ अपने सर के नीचे रखा और दूसरे से मरवा के बिखरे बाल संवारे। क्यों किया है? सब खत्म कर दिया। ये ताल्लुक हमारा नहीं बन सकता। यकदम घुटनों में सर दिए मरवा इस तरह बैन करने लगी जैसे कोई मर गया हो। मोइज़ परेशान होकर उठा। इसमें कोई गुनाह थोड़ी है, तुम्हें किस बात की परेशानी है? मोइज़ ने इसे अपने साथ लगाना चाहा, मगर मोइज़ को हटाकर वो वॉशरूम में घुस गई। कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी होकर वो जिस पागलपन में खुद से मोइज़ के हर लम्स को मिटा रही थी। मोइज़ का गुस्सा तेज होने में चंद पल लगे। इसने आगे बढ़कर शावर बंद किया। तुम पागल हो या मुझे कह रही हो? रात को इजहार मोहब्बत तुमने किया। तुमने कहा मैं तुम्हें छोड़कर मत जाऊं, और ये सब नया ड्रामा क्या है? मोइज़ का लहजा तेज और आवाज़ में सख्ती थी। गुनाह है गुनाह। मरवा ने इसे दूर हटाया और बस मोइज़ का सब्र ख़त्म हुआ और एक ज़ोरदार तमाचा मरवा के खूबसूरत गाल पर पड़ा। खबरदार, जो तुमने मेरी मोहब्बत या हमारे निकाह को गुनाह बनाया। मरवा गाल पर हाथ रखे बाथरूम के फर्श पर बैठी रोती जा रही थी। मोइज़ परेशान सा होकर इसके पास बैठा। मुझे बताओ, क्या कर बैठी हो? कहीं तुम गुस्से में कोई इंतहाई कदम तो नहीं उठा चुकी थी जो अब कह रही हो कि ये गुनाह है? बताओ मरवा, कहीं तुमने खुला तो नहीं ले ली थी? मरवा ने नफ़ी में सर हिलाते मोइज़ के मुंह पर अपने भीगे हाथ रखे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मरवा ने सर मोइज़ के शाने पर रखा। यूं लगता था वो अब थक चुकी है, मज़ीद इस राज का भार दिल में नहीं रख सकती। तो फिर क्या परेशानी है? मोइज़ इसके गिर्द अपने मजबूत कसरती बाजू का खसार बनाते पूछा। याद है जब हमारा निकाह हुआ था अचानक, और निकाह भी हॉस्पिटल में हुआ था मेरे पापा की आखिरी सांसों के दरमियान? तब मैं 10 साल की और तुम? मरवा ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते मंजर बयान किया। हाँ, सब याद है। तब मैं 18 साल का था। मोइज़ को याद था। वो कॉलेज से वापसी पर बाप के फ़ोन पर वहाँ पहुँचा था। पापा मेरी वजह से मर गए थे, मरवा ने इंकशाफ किया। इनको तो बैक वक्त 3 हार्ट अटैक हुए थे। मोइज़ को पूरी बात याद थी जो इस वक्त बाप ने बनाई थी। मेरी वजह से? ये 3 लफ्ज़ कहते मरवा ने अपना चेहरा मोइज़ के सीने में छुपाया। क्या मतलब? तुम तो बहुत छोटी सी गुड़िया से खेलती थी ना, तो फिर तुमसे क्या हुआ? मोइज़ ने परेशानी और हैरानगी से पूछते एक हाथ मरवा के सर पर रखा। इस दिन मेरे ट्यूशन टीचर ने मेरे साथ ज्यादती। ताया अब्बा को सब पता था। उन्होंने सब जानकर भी अपने भाई के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी, फिर भी पापा नहीं बच सके। मरवा बताकर मोइज़ की शक्ल देखने लगी। मोइज़ बेयकीनी से नफ़ी में सर हिला रहा था तो मरवा ने इस बात में सर हिलाया। यही सच है मोइज़, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए कहा था मुझे तलाक दे दो, वरना तुम्हें क्यों ना माफ़ करती। तुम्हारी तो कोई गलती भी ना थी। तुम्हें जो सिखाया गया था तुम वही करते थे। मरवा को छोड़कर मोइज़ बाहर चला गया। मोइज़, मुझे छोड़कर जा रहे हो? मरवा दीवाना वार मोइज़ के पीछे लपकी, मगर वो बाहर से कमरा लॉक कर किए जा चुका था। मुझे पता था तुम में इतना ज़र्फ नहीं है। मुझे पता है किसी मर्द में ऐसा ज़र्फ नहीं होता। तुम लोग सिर्फ मोहब्बत नाम की मोहब्बत करते हो। आई हेट यू, आई हेट यू, मरवा ने चलाकर बंद दरवाजे को देखते हुए कहा। पूरा दिन मरवा ने वहीं इस फर्श पर भूखे प्यासे मातम करते गुजारा था। ढलती रात मोइज़ ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया था। मरवा ने किसी भूखी शेरनी की तरह सर उठाया। मोइज़ ने अपनी स्याह आंखें घूर कर उठाई जो इस वक्त सुर्खी से भरी थीं। घर चले? मोइज़ ने पता नहीं पूछा था या बताया। मुझे तलाक चाहिए, मरवा ने रखाई से कहा। मोइज़ चंद मिनट से अपने रूबरू गुस्से से भरा दर्द से बिखरता देखता रहा।
तुम्हें एक सच बताने में 10 साल लग गए। मैं इसे समझकर अपने दिल को समझाने के लिए 10 घंटे भी नहीं ले सकता। मोइज़ ने कर्ब से पूछा। फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे? मरवा ने इसके कॉलर को जकड़कर पूछा। आई एम सॉरी। मोइज़ ने कॉलर छुड़वाना ही चाहे। मुझे घर ले जाओ, मुझे दादों के पास जाना है। रुख पलटकर मरवा ने अपने आंसू छुपाए। ओके। गहरी सांस लेते मोइज़ ने अपना फ़ोन उठाया जो वो यहीं छोड़ गया था। 2 माह मुसलसल बीमार रहने के बाद कुछ दिन से मरवा की तबीयत कुछ बेहतर थी, इसलिए वो आज यूनिवर्सिटी जाने को तैयार थी। वलीमा भी मोइज़ ने मरवा की बीमारी का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिया था। मरवा को नाश्ते के बाद किताबें उठाते देखकर मोइज़ हैरान हुआ। चाय का कप मुंह से लगाए वो इसके तासुरात जांच रहा था। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मरवा ने दादों को देखते इत्तला दी। मोइज़ को मरवा ने दादों को देखते इत्तला मोइज़ को दी थी। वो जानता था। अभी तो तुम्हें कमज़ोरी बहुत है, दादों ने खूबी से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ। मरवा ने मसनूई हंसकर बात डाली। मरवा खुदाफिज कहती बाहर को गई। मोइज़ भी चाय छोड़कर गाड़ी की चाबी लिए इसके पीछे गया। अगर तुम्हें आ जाना था तो रात को मुझे बता देती। मोइज़ ने बाहर जाकर इसका रास्ता काटा। क्यों? मरवा ने हैरानगी से पूछा। गाड़ी में बैठो। मोइज़ ने भी मरवा के गैर ज़रूरी सवाल का जवाब देना मुनासिब न समझा। मैं रिक्शे या टैक्सी से जा सकती हूँ। शट अप। जो कहा है इस पर अमल करो। मोइज़ का गुस्सा इसी वक्त ऊद आया। हाँ, यही खराबी है तुम में। गुस्सा तो हाथ में लिए फिरते हो, जहाँ मुझे देखा नहीं वहीं मुंह पर मार दिया। मरवा ने खुफगी से उंगली उठाकर कहा। ओके सॉरी, आप बैठ जाएं। मोइज़ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नहाए तमीज़ से कहा। मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं। मरवा ने भी इसी लहजे में कहा। कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से मेरे लिए लफ्ज़। आप। मोइज़ की आंखों में अजीब सी चमक दर आई और अजीब खुमार आलूदा आवाज़ में मोइज़ ने हसरत और हसासियत से कहा। मरवा मोइज़ के इस लहजे और नज़रों से पजल होकर खाइफ होने लगी। मुझे छोड़ आए, मुझे देर हो रही है। मरवा ने जाने किस जून में मोइज़ से पहली बार इज्जत से बात की जिसका वो हकदार था। बहुत दिन बाद वो खुलकर मुस्कुराया, वरना तो अजीब खोया खोया जाने कौन से मकबरे कायम करता रहता। ओके स्वीट हार्ट। मोइज़ ने 2 उंगलियों की पूरों से नरमी से इसकी थोड़ी पकड़कर छोड़ दी। मरवा इसकी इतनी मोहब्बत पर घबरा सी गई। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी ख़त्म कब होगी? मोइज़ ने गाड़ी रोड की तरफ करते पूछा। 1 साल तक। मरवा ने अपने नोट्स की तरफ देखते कहा। क्या करोगी इतना पढ़कर? क्या इतनी सी पढ़ाई करके तुम्हें मेरा ख्याल रखना नहीं आया? मोइज़ के लहजे में हल्की सी शरारत थी और वो क्यों थी मरवा को नहीं मालूम था। आपको मुझ पर एतबार नहीं है ना? मरवा ने पूछा। कितना मीठा लगता है अपनी वाइफ के मुंह से आप सुनना। तुम सोच भी नहीं सकती। दिल चाहता है दिल वार कर तुम्हारे सामने रख दूं। मोइज़ ने मोहब्बत से कहा। आपने मुझे माफ़ कर दिया? मरवा ने हैरानगी और बेयकीनी से पूछा। किस लिए? मोइज़ भी हैरान हुआ। वो जो बचपन में। मरवा अटकी। जिस बात में तुम्हारा कसूर नहीं लगा मैं तुम्हें इस बात की सज़ा दूंगा। इतना कम ज़र्फ समझा है तुमने मेरी मोहब्बत को। मोइज़ के लहजे में शिकवा था। और हीरा? मरवा ने जाने किस डर से पूछा। जहन्नम में झोंक दो उसे। भूल जाओ मेरे सब अफेयर्स और गलतियाँ। मुझे एहसास हो चुका है हम लड़के अपने इंजॉयमेंट के लिए कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। मैं अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। अब हमें साथ रहना है। कल रात मैंने ख्वाब देखा था, इसे सच करना है। अब सिर्फ तुम, मैं और। मोइज़ ने गाड़ी रोकते ज़बान को भी ब्रेक लगाई। और? मरवा ने खौफ से पूछा। कोई और अब भी था? और हमारी प्यारी बेटी। मोइज़ मरवा के हाथ थाम कर यकीन दिलाया। मरवा नज़र झुका गई। गालों पर हया और खुशी की लाली टपक रही थी। क्या हुआ? मोइज़ ने मरवा के सुर्ख गाल को एक उंगली से छुआ। मरवा ने हाथ छुड़वाकर अपनी नोट्स वाली फाइल खोलकर एक कागज़ निकालकर मोइज़ के सामने किया। वो मरवा की रिपोर्ट्स थी। मरवा मुंह दूसरी तरफ किए बाहर देख रही थी। मोइज़ ने रिपोर्ट पढ़ी। 2 बार, 4, 10 बार, हर बार वही तहरीर। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई? मोइज़ ने इसका रुख अपनी तरफ किया। जिस तरह वो मरवा पर झुका था मरवा को लगा इसका दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। मोइज़। मरवा ने मोइज़ की वल्हाना मोहब्बत की गुस्ताखियों से घबराकर इसे रोका। जी जाने मोइज़। मोइज़ का लहजा जानसार करने वाला था। हम पब्लिक में हैं। मरवा ने खाइफ होकर बताया। गलती भी तो तुम्हारी है, तुमने बताया ही पब्लिक में है। अब बंदा ठीक से अपनी बीवी को मुबारक भी नहीं दे सकता। मोइज़ ने ऐसी मस्कीन शक्ल बनाई मरवा की जलतरंग हंसी बिखर गई। वापस चलें, सबको ये खुशखबरी भी देनी है और दफ़ा करो ये यूनिवर्सिटी को।
मेरी बेटी को हलकान कर दोगी? मोइज ने गाड़ी वापस ली। सबको बताना पड़ेगा? मरवा ने शर्मा कर पूछा। पूरी दुनिया को। मोइज का बस नहीं चल रहा था कि अभी बाहर निकल कर ऐलान करवा देता। मगर मेरी पढ़ाई। मरवा को अब होश आई। गाड़ी वापस मुड़ चुकी थी। ओहो, पागल मत बनो, पढ़ाई के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मगर मैं अपना मज़ीद कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुइज़ ने नरमी से इसे समझाया। मरवा ने सर मुइज़ के शाने पर रख दिया। ड्राइव करते मुइज़ ने लब मरवा की पशानी पर रखे। चाचू का हिस्सा मैंने तुम्हारे नाम करवा दिया है, मुइज़ ने घर जाते बताया। मगर अब इसकी क्या ज़रूरत थी? आप हैं तो मेरे लिए। मरवा ने वहीं सर टिकाए पूछा। जो तुम्हारा हक है, इसे लेना तुम्हारा हक है। इनकी विरासत सिर्फ तुम हो। अब मुझसे खफा तो नहीं हो ना? मेरी तरफ कोई हिसाब रहता हो तो बता दो। मुइज़ ने गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी रखी थी। वो हर तरह से इस नाजुक लड़की का ख्याल रखना चाहता था जिसने ज़िंदगी में सिवाय दुख के कुछ ना चुना हो। अब वो सिर्फ मोहब्बतों की हकदार और इन्हीं की अमीन थी। मेरे 4,500 रुपये। मरवा ने हथेली सामने फैलाई। कौन से? मोइज़ हैरान ही तो रह गया था। अरे वही जो मैंने शॉपिंग की थी। मुझे पता होता वो शॉपिंग मॉल मेरे शोहर का और पैसे वसूल करने वाला मेरा शोहर है तो मैं पागल थोड़ी थी जो पैसे देती। मेरे लिए तो सब फ्री था। मरवा ने हंसकर कहा। मोइज़ ने भी वो दिन याद करके कहका लगाया। सब तुम्हारा है जाने मोइज़। मोइज़ ने कहते अपना वॉलेट पॉकेट से निकाल कर मरवा की हथेली पर रखा। मरवा खिलखिला उठी। मोइज़ ने अपना ज़रा बड़ा किया तो अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। अगर अपना साहिबान हमारे साथ हो, इसका एतबार हो, तो दुनिया का कोई दुख हमें तोड़ नहीं सकता। हादसे किसकी ज़िंदगी में नहीं होते, बस इन्हें दिल पर ले लेने से ज़िंदगी घुट घुट कर मर जाती है। हीरा ने जो गुनाह के बीच मोइज़ की ज़िंदगी में भी डाले थे, इसकी सज़ा दुनिया या आखिरत में से मिल ही जानी थी। ज़रूरी नहीं हर किसी को अंजाम दुनिया में ही मिले। कुछ गुनाहों की सज़ा हमें इस वक्त भी मिलती है जब हमें दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन जाने हीरा के लिए अल्लाह ने कौन सा वक्त मुकर्रर किया था। मोइज़ के ज़र्फ़ और मरवा के सब्र का फल इनको मिल चुका था। अच्छाई का दामन थामने वाले और लौट कर रब से तौबा करने वालों के लिए ये बड़ा इनाम है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा नावल था, एक कंप्लीट शॉर्ट स्टोरी थी, राइटर ने अच्छे तरीके से लिखा। आप भी बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा, और अगर पढ़ने में यकीनन इसमें मिस्टेक हुई होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो इस वजह से मैं ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाई, तो आप इसको म्यूट करके भी पढ़ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।